हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन्स टॉक्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो की स्पीड को 1.5x या 2x पे ही देखिएगा, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी नॉलेज में भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स साइंस की, तो आपका 12 नवंबर को जितने भी पेपर्स हुए थे, सभी शिफ्ट के पेपर्स 1, 2, 3 जितने भी शिफ्ट के आपके पेपर हुए थे, सभी के क्वेश्चंस मेरे पास साइंस के आ चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप वीडियो की स्पीड को प्लीज़ इंक्रीज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका टाइम जरूर सेव हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें साइंस के क्वेश्चंस की, तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक करिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं फ्रेंड, प्लीज़ उन तक मेरे वीडियो शेयर करिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए भी और पेपर सोल्यूशन के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि रेगुलर वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। मैं रेगुलर जॉब अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, और जितने भी पेपर्स होते हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए आपके क्वेश्चंस कैसे आए थे। क्वेश्चन से क्या आया था, पैनक्रियाटिक एंजाइम से क्वेश्चन आया था। तो आप सबको सभी को पता है, आपके दो तरह के एंजाइम होते हैं पैनक्रियाटिक, जो आपके पैनक्रियाज से निकलते हैं। पहला आपका होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, दूसरा आपका होता है लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है हमारा प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और हमारा जो लाइपेज एंजाइम है वो हमारा फैट के ब्रेक डाउन करने को हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपका सेकंड क्वेश्चन आया था टाइप्स ऑफ ग्लैंड से, एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो टाइप ऑफ ग्लैंड से क्वेश्चन था ग्लैंड। ग्लैंड हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है हमारी एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन हमारी जो ग्लैंड होती है वो हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती है, जहाँ पे हमारी एक्सोक्राइन जो हमारी ग्लैंड होती है वो उस ग्लैंड में हमारा डक्ट होता है। ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट एंडोक्राइन की बात करें तो हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। और अगर हमारी लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो हमारी लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी लीवर ग्लैंड। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, आप मुझसे फेसबुक पे आके जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे आप मुझसे चैट सेक्शन पे आप अगर मुझसे आपको अपना ये पीडीएफ चाहिए होगा, तो आप मुझको चैट सेक्शन पे आप मुझसे पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं आपको पर्सनली पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, आपको बैलेंस करना था। आपको ये क्वेश्चन आपको दी हुई थी, आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना था। तो बस आपको यहाँ पे 2 लगाना था और यहाँ पे 2 लगाना था, तो आपकी इक्वेशन यहाँ बैलेंस हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सोडियम एन, यहाँ पे आपको सोडियम 2 दिया था, जबकि यहाँ पे सोडियम 1 ही दिया हुआ था। तो आप यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ पे सोडियम आपको 2 हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जिंक की, तो जिंक भी आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ था, यहाँ पे आप जिंक को भी 2 कर देंगे तो आपको यहाँ पे जिंक भी बैलेंस हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप यहाँ बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी देखिए 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था डिजीज ऑफ आई से। तो एक डिजीज का नाम दिया हुआ था, पूछा था क्या ये आइस की आई, इसमें से कौन सी डिजीज आई की है। तो आपको मैं कुछ नाम बता देता हूँ, मायोपिया हो गया, ग्लूकोमा हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब जो है आपकी आई की डिजीज होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था न्यूमेरिकल ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स आए थे। जैसे कि अगर आप जानते हैं 3 इक्वेशन होती है मोशन की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। तो ये क्वेश्चन सभी आप याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, जेस्टेशन पीरियड से क्वेश्चन पूछा गया था, इसी को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, मतलब बेबी जो है वो मदर के वॉर्म में रहता है, बेबी जो, तो 9 मंथ के लिए रहता है। उसी उसी 9 मंथ के पीरियड को ही हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, और उसी को हम एक अलग नाम देते हैं प्रेगनेंसी पीरियड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स का क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड आप सभी को पता है, एक ये हमारा एटम होता है, उसका अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है। तो हमारा ये सब जो खोज की थी, ये हमारे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के द्वारा ये खोज की गई थी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो हमारा एटम्स होता है उसके अंदर एक छोटा-सा पार्ट होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो उन्होंने बताया था कि और इसी इसी मॉडल का नाम दिया गया था प्लैनेटरी मॉडल। ऐसा क्यों दिया गया था? क्योंकि आप यहाँ पे बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। तो इसी को इसीलिए इसका नाम दिया गया प्लैनेटरी मॉडल, और इसको दिया था हमारे रदरफोर्ड जी ने। उन्होंने बताया था जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, इफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एम की वैल्यू आपको कांस्टेंट दी हुई थी और वेलोसिटी जो है डबल हो जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी जो है डबल हो जा रही है, तो बोलता है काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो आप देखिए, आप अगर फॉर्मूला लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो आपका आता है हाफ एम बी स्क्वायर। बोलता है मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी 2 टाइम्स हो गई है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल सा एम की वैल्यू आप क्या रखिएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको छोड़ दीजिए, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखिए हाफ एम की वैल्यू एम रखेंगे, और यहाँ पे आप देखिए वी की वैल्यू आप यहाँ पे 2 वी रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा।
इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिलेगा हाफ, ये मिलेगा m, ये मिलेगा v स्क्वायर, ये मिलेगा 4। तो 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल, हाफ एम बी स्क्वायर जो होती है आपकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू 4 टाइम्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 टाइम्स देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है और एनोडाइजिंग क्या होता है, ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा। जो हमें किसी भी बॉडी को, मान लीजिए जिंक, हमारा मान लीजिए आयरन है, जब हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो उस कोटिंग को हम नाम देते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिससे कि हमारा आयरन में जंग ना लगे, हमारा जिंक पहले पिघल जाए और हमारा आयरन बचा रहे। उसी प्रकार जब हम एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देते हैं बॉडी के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। समझ गए फ्रेंड? आपसे जब बोलेगा कि आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, और जब एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था ब्लड इज द टाइप ऑफ टिश्यू, ब्लड आपका कौन सा टिश्यू होता है। तो देखिए ब्लड आपका जो होता है, यहाँ पे देखिए ब्लड जो है आपका एक कौन सा टिश्यू होता है फ्रेंड, कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड आपका। तो आप ध्यान देखिएगा, आपका जो ये होता है टू टाइप्स का होता है, फ्लूइड होता है और स्केलेटन होता है। तो फ्लूइड में आता है आपका लिम्फ और फ्लूइड में आता है आपका ब्लड। इसी प्रकार स्केलेटन में आपका आता है टेंडम, फिर लिगामेंट, उसके बाद कार्टिलेज, उसके बाद बोन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था वेयर एडम्स एप्पल इज फाउंड, एडम्स एप्पल फ्रेंड कहाँ फाउंड होती है। तो आपका जो नेक होता है साउंड बॉक्स में आपका एडम्स एप्पल मतलब एडम्स एप्पल पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज चार्ल्स लॉ। फ्रेंड यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बी सी पी टी पी वी। ठीक है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, और ये आपका प्रेशर लॉ बोलते हैं इसको, या हम गे लुसेक लॉ बोल देते हैं इसको हम गे लुसेक लॉ बोलते हैं। तो इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आप ये ट्रिक याद रखेंगे, हमेशा आपका काम सही हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू एम आर टी। यहाँ पे P इज डायरेक्टली, यहाँ पे आपका देखिए चार्ल्स लॉ में बोल रहा है तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली निकाल लेंगे इसको। आई होप आपको ये ट्रिक हमेशा याद रहेगी, बी सी पी अपॉन में टी पी वी। बॉयल्स मतलब बी से हो गया बॉयल्स, सी से हो गया चार्ल्स, पी से हो गया प्रेशर लॉ। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन आपका आया था कंप्लीट द इक्वेशन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस क्या ये क्या रिलीज करे। तो फ्रेंड जब आपका जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो वहां पे आपका जिंक सल्फेट बनेगा और वहां पे आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फ्रेंड लिटमस हमको कहाँ से मिलता है, लिटमस हमको लाइकेन से मिलता है। ठीक है, ये हमारा एक पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है, लाइकेंस हमारा एक पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका था लाइकेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए थे, पूछा था इसमें से कौन सा मेटल हमारा कुकिंग वेसल बनाने के लिए काम आता है। तो आपका होता है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका द बॉन्ड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मतलब फ्रेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नोन एज। तो फ्रेंड इसका सही आंसर था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बन कंपाउंड से जो केमिस्ट्री बनती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पूछा था आपसे। तो आप सभी को पता है दो बॉडी है अगर m1 m2 मास की, उसके बीच की डिस्टेंस r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स का आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था, तो इसका आंसर था m1 l1 t की पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। मतलब एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा गया था, तो इसका सही आंसर आपका था 340 से लेके 342 मीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड के फॉर्मूला की बात करें तो ये आपका होता है फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड का, जो आपका डिपेंड करता है, पहले अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर पे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा वेलोसिटी भी बढ़ेगा। अगर हम प्रेशर की बात करें तो हमारा प्रेशर पे वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर हम मॉइस्चर की बात करें तो जैसे जैसे हम मॉइस्चर को बढ़ाएंगे तो हमारा डेंसिटी जो है
घटेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप डेंसिटी है, तो जब डेंसिटी घटेगी फ्रेंड तो आपकी वेलोसिटी वहाँ पे इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि जब हम टेम्परेचर पे, मॉइस्चर पे हमारी वेलोसिटी डिपेंड करती है और प्रेशर पे हमारी वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। अगर टेम्परेचर हम फ्रेंड्स बढ़ाएँगे तो वहाँ पे हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी, मॉइस्चर अगर हम फ्रेंड्स बढ़ाएँगे तो वहाँ पे भी हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि हमारा डेंसिटी डिक्रीज़ होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। तो देखने की सबसे कम डिस्टेंस क्या होती है पर्याप्त, वो आपकी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है फ्रेंड आपका? इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट फ्रेंड आपका बना होता है टंगस्टन से। ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका आया था which substance in which feeble magnetism is induced in same direction एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कौन से सब्सटेंस में जो फीबल मैग्नेटिज्म होता है वो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होता है जिस प्रकार हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो हमारे सब्सटेंस होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था विच एमंग द फॉलोइंग हैपन इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में से क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रॉन्स का लॉस्ट होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो इसको हमेशा आप याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन का एडिशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन जो सबसे हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से कम होता है। ठीक है, -1 होता है। ठीक, ब्रोंज में क्या होता है फ्रेंड? ब्रोंज में आपका कॉपर और टिन होता है। ब्रास में फ्रेंड्स आपका याद रखिएगा, ब्रास में आपका कॉपर और जिंक पाया जाता है। फ्रेंड आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रोंज में जेड है तो जेड यहाँ पे एक बार आ चुका है तो जेड यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा, जबकि ब्रास में जेड नहीं है तो ब्रास में जिंक को लाने के लिए हम, मतलब जेड को लाने के लिए हम जिंक को ले आते हैं। तो ब्रोंज में हमारा कॉपर और टिन हो जाएगा और ब्रास में हमारा कॉपर और जिंक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था विच रिएजेंट इज यूज टू फॉर्म एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड से मतलब एल्कोहल, हमको अल्कोहल बनाना है एल्डिहाइड से, तो किस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं? वो हमारा होता है ग्रिगनाल्ड रिएजेंट। इसको याद रखिएगा आप, ग्रिगनाल्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं हम अल्कोहल को एल्डिहाइड से बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका आया था विच इज एग्जाम्पल ऑफ क्लीन फ्यूल। तो उसका ऑप्शन आपका सही था प्रोपेन। प्रोपेन जो है आपका क्लीन फ्यूल का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज इन ऑटोमोबाइल एयर बैग। तो ऑटोमोबाइल के एयर बैग में हम कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं? तो वहाँ पे हम सोडियम एजाइड का इस्तेमाल करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वेक्टर क्वांटिटी पूछा था, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ था, पूछा था इसमें से वेक्टर कौन है? तो आपका मोमेंटम जो है आपका वो वेक्टर था, इसको ध्यान रखिएगा, मोमेंटम उसका सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा आपका अमीटर। वहीं पे हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वहाँ पे वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था बुलेट फायर्ड फ्रॉम राइफल हैव विच एनर्जी, मतलब किसी राइफल से जब हम बुलेट को फायर करेंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? तो फ्रेंड उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका था काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ रिड्यूस टू 1/4, देन हाउ मच रेवोल्यूशन टाइम टू चेंज, मतलब ऐसे कुछ सेम क्वेश्चन था फ्रेंड। आई होप ये, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा आधा मिला है मेरे को, बट जो भी ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो केपलर्स का थर्ड लॉ के हिसाब से टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो आपको बोलता है कि 1/4 हो गया, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे 1/4, तो टाइम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/64, तो अंडर रूट ले लेंगे इसका, तो आपका हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पे इसका 1/8 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 8 न्यूटन पर सेकंड। ठीक, आपको के की वैल्यू दी हुई है 8 न्यूटन पर सेकंड एंड इट एक्सपेंड्स 15 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी चेंज। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो के की वैल्यू आपको दी हुई है 8, एक्स की वैल्यू को सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको हम 0.15 सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हाफ के एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रेंड आई होप आपको सभी क्वेश्चन इजीली समझ में आ रहे होंगे।
प्लीज़ आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर वीडियोज़ लेके आता रहूँ। और चैनल फ्रेंड फर्स्ट टाइम विज़िट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली वीडियोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है? और फ्रेंड अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर करिए जिससे कि सबकी हेल्प हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। तो अगला क्वेश्चन आपका आया था, फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HCl, मतलब HCl का आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था। तो यहाँ पे देखिए HCl में अगर हम बात करें Cl का, तो क्लोरीन का वैलेंसी आपका होता है -1, तो x-1 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको x इक्वल टू 1 सही आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 240 हर्ट्ज, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दी थी आपको 240 हर्ट्ज, वेलोसिटी आपको दी थी 322 मीटर पर सेकंड, तो वेवलेंथ पूछा था। तो आपको फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्ब्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, लैम्ब्डा आपका वेवलेंथ है, तो इसका वैल्यू इनपुट करेंगे तो आपको लैम्ब्डा की वैल्यू मिल जाएगी 322/240। ठीक है? फिर मैंने आप लोगों से बोला आपको पीडीएफ चाहिए होगा इसका, तो आप मुझको फेसबुक मुझसे आप जुड़िए, मैं आपको पीडीएफ वहाँ दे दूँगा। आप मुझसे चैट सेक्शन में पीडीएफ माँग सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे आया था, पार्किंसन डिजीज़ किससे संबंधित है? तो फ्रेंड पार्किंसन डिजीज़ देखिए, जब आपका ब्रेन के अंदर जब आपकी नर्व सेल्स डैमेज होने लगती हैं, तो उस समय जो हमारे को डिजीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं पार्किंसन डिजीज़। ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था आपका? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। फिर इन सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ऐसे कोई क्वेश्चन आया था तो आप ध्यान रखिए, ये आपका एक रॉड रहता है, ये आपका सोलेनोइड रहता है। तो फिर आप किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, अगर यहाँ 15 टेस्ला है, यहाँ भी आपका 15 टेस्ला रहेगा, यहाँ भी आपका 15 टेस्ला ही रहेगा। तो सोलेनोइड के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर था कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिलो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन भी सही होगा आपका, ब्रैकेट में CH2 CO2H, उसके बाद यहाँ पे क्यूब, उसके बाद यहाँ पे N, और ये फॉर्मूला भी आपका सही होगा C6H9NO6। देखिए यहाँ पे C 3 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो आपका 6 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे H देखिए 6, यहाँ पे H यहाँ पे 9 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे C आपका 6 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही ये दोनों फ़ॉर्मूला आपको यहाँ पे सेम हो जाएगा, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये आपका वाटर के प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, और अर्थ के जो रेयर मटेरियल्स होते हैं, उनके प्यूरिफिकेशंस में आपका नाइट्रिलो एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है फ्रेंड? आपकी पास्कल होती है प्रेशर की एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सुसाइड बैग ऑफ सेल्स। तो आपका सुसाइड बैग ऑफ सेल्स होता है लाइसोसोम, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, इन टॉर्च व्हिच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड। फिर सबसे फेमस क्वेश्चन है कि टॉर्च में हम कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, टॉर्च में हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका ये होता है हमारा कनकेव मिरर, क्योंकि यहाँ हमारे बल्ब लगा होता है, तो ये तो हमारा सिंपल सा स्ट्रेट डायरेक्शन है सभी जाएगा, जो यहाँ साइड में होगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वो भी यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो ये हमारा कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं हम टॉर्च में, क्योंकि ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ लाइट को इंक्रीज करता है सिंगल डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन में हमारी लाइट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। और कहाँ-कहाँ फ्रेंड्स हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं? व्हीकल की हेडलाइट्स में, सेविंग के मिरर्स में, और सोलर फोकस में हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हीट बोल दें या कंसंट्रेशन ऑफ लाइट बोल दें, वो उसको एक डायरेक्शन में फोकस कर देता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका आया था, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का। फ्रेंड आपको सभी को पता है, फ्लेमिंग के 2 रूल होते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अगर आपको इसको सीढ़ी से समझना है, आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल सर्च करिएगा, आपको वहाँ पे इमेज देखने को मिलेगी, इमेज से आप इजीली समझ जाएँगे। फिर मैंने आपको यहाँ पे हाथ दिखा के समझाया हुआ है। देखिए, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट, देखिए मान लीजिए आपकी 4 फिंगर है, ये आपका थंब हो गया, ये आपका मिडिल फिंगर हो गया, ये आपकी 2 फिंगर बच गई, ठीक है? तो देखिए जो आपका थंब है फ्रेंड, जो आपका थंब होता है, वो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी या इसको हम बोल सकते हैं मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ये आपका थंब होता है। अगर हम मिडिल फिंगर की बात करें तो मिडिल फिंगर जो आपका करंट को, यहाँ पे आपका करंट को डिनोट करता है, वहीं पे आपकी जो 4 फिंगर होती है, 4 फिंगर फ्रेंड्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड, आप लोग कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है? कि कौन सी फिंगर क्या इंडिकेट करती है? तो जो आपका थंब है, इसको पहले थोड़ा अच्छा लगेगा, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना? चलिए, जो आपका थंब है वो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका 4 फिंगर है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका मिडिल फिंगर है फ्रेंड, वो आपका
यहाँ पे इसको इंडिकेट करता है, करंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या संबंध है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये आपका होता है, ये आपका होता है लेंस, मान लें इसको, हम मान लेते हैं मिरर है आपका ये। तो ये जो फोकल लेंथ होता है, फिर ये आपका सेंटर, अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये आपका पूरा सर्किल का फॉर्म बना लेता है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर होता है। तो यहाँ पे इसके सेंटर का ये मिडिल पॉइंट होता है हमारा फोकल पॉइंट, ठीक है। ये हमारा सेंटर जो होता है, ये हमारा आर होता है। तो आप देख सकते हैं रिलेशन क्या होता है, आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। फ्रेंड यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चंस आपके शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में और शिफ्ट 3 में आए थे, मैंने सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे करा दिया आपको। आई होप आपको नॉलेज बढ़ी होगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़, वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स भी लेके आता रहता हूँ, तो रेगुलर मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स अपलोड करता रहता हूँ। प्लीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी और कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी बड़ी नहीं होती है। जब भी मौका मिले प्लीज़ आप सभी वैकेंसी में अप्लाई किया करिए। तो फ्रेंड, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।